बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 11 चैप्टर में प्रेशर ऑफ अ गैस यहाँ तक हमने ये पढ़ा था आर्टिकल, ठीक है। और ये प्रेशर कौन सा था? प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, प्रेशर अप्लाइड या एग्जर्टेड बाय द गैस। ये जो सामने आपके रिलेशन लिखा है कि प्रेशर जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे मुराद ये है कि अगर एक कंटेनर है उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन, ऐसा ही है। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर दीवार पे प्रेशर लगा रहे हैं, जाके टकराते हैं और प्रेशर लगाते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप इस गैस को हीट अप करना स्टार्ट कर दें। क्यू मींस हीट देते हैं आप, हीट एनर्जी। अगर आप वो हीट एनर्जी देंगे तो वो मॉलिक्यूल जितनी भी एनर्जी से, जितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, उनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से मुराद ये है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से मुराद ये कि वो दीवारों पे अब ज़्यादा वेलोसिटी से, यानी ज़्यादा ज़ोर से टकराएंगे। और ज़्यादा शिद्दत से टकराने का मतलब ये है कि उनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़। तो समझ आइए उस रिलेशन का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल शिद्दत से टकराएंगे और प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए उसने लिखा है हैंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें से बड़े अच्छे अच्छे MCQs भी बनते हैं, मैं भी आपको लास्ट में इंशाल्लाह बताऊंगा। फ़िलहाल ये कि अगला आर्टिकल पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, वो है जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का हमने यहाँ से एक फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है जी। तो एक सेकेंड, अच्छा जी। अब अच्छा, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वजाहत करना या तशरीह करना, ठीक है ना, मतलब एक्सप्लेन करना, ये कह दें इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। लफ्ज़ी मतलब इसका ये होता है। तो हमने ये प्रेशर की इंटरप्रिटेशन करनी है, यानी प्रेशर का फार्मूला एक डिराइव करना है। तो ये जनाब देखते हैं पहले क्या है, डेरिवेशन हम कर लेते हैं। हमने जो लास्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी थी वो इक्वेशन कुछ यूँ थी कि प्रेशर जो था 2/3 n0 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा प्रीवियस था रिज़ल्ट जो हमने डिराइव किया था। आज इससे आगे चलना है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और बाद में इन दोनों को भी यूज़ करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज़ इक्वल टू nRT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है गैस का, N नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। नंबर ऑफ़ मोल जो स्मॉल n है, ये कैसे मालूम करते हैं आप? टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, N/N है। ये आपने फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या ख्याल है? तो ये वैसे यहाँ पे भी लिखा है बुक में, अगर आप गौर करें, उन्होंने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है n की, ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ मोल, सॉरी। इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास PV इज़ इक्वल टू n की जगह n/NA इंटू RT। इसमें से बेटा ये जो चीज़ है, ये वाली, अच्छा, इनमें से कांस्टेंट कौन है, R या NA?
एन ए एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू भी फिक्स आपको पता है 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स। और जो आर है ये भी जनरल गैस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है तो इनकी रेशो भी कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, यानी फिक्स कांस्टेंट मतलब फिक्स कोई वैल्यू आएगी ना। जब दोनों जैसे 5 एक फ़िक्स वैल्यू है, 10 एक फ़िक्स वैल्यू, इसका जब भी रेशो लेंगे 2 ही आएगी। अगर दो चीज़ें कांस्टेंट है तो उनकी रेशो भी हमेशा कांस्टेंट आएगी, वेरिएबल नहीं आएगी कि कभी कुछ आ गई कभी कुछ आ गई। तो आर ओवर एन ए भी एक कांस्टेंट है जिसको के से ज़ाहिर कर दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एन के टी, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन ये जो प्रेशर वाली, और ये फ़िलहाल बुक में देखते हैं ये रिज़ल्ट कैसे है। ये तो वो मोल्स की वैल्यू हमने लिखी थी ना, एन ओवर एन ए। अब आर ओवर एन ए को उन्होंने क्या लिख दिया? के। वेयर के क्या है? आर ओवर एन ए इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज़ द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। गैस कांस्टेंट आर का नाम है, आर ओवर एन ए, ये गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल आ जाएगा। पर मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, पर मॉलिक्यूल वैल्यू आ जाती है। मसलन किसी 100 ग्राम का या 100 एटम्स हैं, ठीक है, उनका वेट है कोई 10 ग्राम, हालांकि इतना ग्राम्स में होता नहीं है, ठीक है, इतना होगा नहीं, या 100 ग्राम वेट है गैस की कोई मिकदार है, 100 ग्राम वेट है गैस की क्वांटिटी है, ये टोटल उसका वेट है। आपने पर ग्राम वैल्यू फाइंड करनी है, पर मॉलिक्यूल फाइंड करनी है वैल्यू। तो क्या करेंगे? उसका वेट मालूम करें तो आपने उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। अगर ये 1 मोल का है, 1 मोल का वेट ये है, तो 1 मॉलिक्यूल का क्या होगा? डिवाइडेड बाय एन ए। 1 मोल का वेट ये, इसका मतलब इसमें 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का ये वेट, इतने मॉलिक्यूल का 100 ग्राम वेट है। तो 1 मॉलिक्यूल का वेट निकालें तो उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वो 1 मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, इसी तरह अगर गैस कांस्टेंट होता है आर, ये पूरी गैस के लिए जनरल गैस कांस्टेंट, अगर पर मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू निकालनी है तो जितने मॉलिक्यूल थे उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। कितने मॉलिक्यूल थे? 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23। तो ये गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे मैंने बताया 100 ग्राम वेट था 1 मोल का, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? आपने उनको टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। एंड हैज़ द वैल्यू ऑफ 1.38 10 रेज़ पर -23 जॉल पर केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू और यूनिट ये दोनों MCQ में आ भी चुके हैं, आइंदा भी आ सकते हैं। जो जनरल गैस कांस्टेंट है उसका भी आपने MCQ के तौर पे याद रखने, केमिस्ट्री में भी आता है और फिज़िक्स में भी, ये आगे इस्तेमाल भी होगा हमारी डेरिवेशन में। अच्छा खैर, एक रिलेशन ये PV इक्वल NKT। अभी देखें इस रिलेशन को हम प्रेशर वाली इक्वेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगले पेज यानी कि प्रेशर का रिलेशन हम हटा के टेम्परेचर लेके आने लगे हैं। वो कैसे? दोबारा देखें, ये हम सामने कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ इसके सामने वो डेरिवेशन करने लगे, लें जी। तो अब देखें ये जो इक्वेशन थी ये वाली P, ठीक है, इसको मैं दोबारा से वो लिखने लगा, P इज़ इक्वल टू 2/3 N ओवर V इंटू हाफ mv²। वो कैसे? ये जो N0 था ना, N0 जो पिछली केस में लिखा है वो था नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने N0 को देखें ये पुट कर दिया, N0 को मैंने ये N ओवर V पुट किया, ठीक है। बुक में ये प्रीवियस स्टेप में कहीं था भी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखें यहाँ पे N और V था, N और V, जिसको उन्होंने क्या लिखा था? N0 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, वे N0 इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आया कि N0 क्या था? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो मैंने उस एन नॉट को वापस एन और वी पुट कर दी क्योंकि हमें डेरिवेशन में यही चाहिए। यहाँ से वी उस साइड पे ले जाएं, क्यों चाहिए था अभी गौर करें, वी भी तो हमने लेके आना, पी वी उस साइड पे ले जाएं, तो ये क्या बन गया 2/3n इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर। अच्छा, अब इस पी वी की जगह वैल्यू पुट कर दें, कौन सी वैल्यू, ये वाली, वो क्या निकाली थी हमने वैल्यू, एन के टी, समझ आया हमने वो वैल्यू क्यों निकाली थी यहाँ पुट करने के लिए, हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ दोनों साइड से एन कैंसिल कर दें तो क्या बचा आपके पास, के टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर। टी को यहाँ पे रखें इस साइड पे, के दूसरी साइड पे ले जाएं, क्या बना 2/3 के इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल 2/3 के इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे और ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं अभी इसी में से आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, दो बड़े बेहतरीन एमडी कैट के, एंट्री टेस्ट के, ई कैट के एमसीक्यूज बनते हैं जो यहाँ से पूछे जाएंगे। एक ये वाली इक्वेशन आपने हाईलाइट करनी है और एक ये वाली हाफ एम ई स्क्वायर, ये इसमें इक्वेशन एक ही है, एक में हाफ एम ई स्क्वायर और एक में काइनेटिक एनर्जी। इन दो इक्वेशंस को आपने हाईलाइट कर लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। यहाँ से एमसीक्यूज काफ़ी निकलेंगे, सही है जी। अच्छा, फ़िलहाल मैं यहाँ से एक और रिलेशन बनाने लगा हूँ, वो क्या, आप मुझे ये बताएं, ये 2/3 के, ये 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, सारा कुछ ही कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को आप पहले स्टेप में ऐसे लिख लें, कांस्टेंट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगले स्टेप में कांस्टेंट को रिमूव करें तो क्या रिलेशन बन जाता है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली एवरेज मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो ब्रैकेट लगाई थी ना ये वाली, इसको हमने क्या पढ़ना है, मीन या एवरेज। तो टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक बुक में देखिएगा क्या लिख रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल कांस्टेंट और टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली। दिस रिलेशन शोज दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर का नाम होता है, सेल्सियस नहीं केल्विन। वैसे भी जो कैपिटल टी लिखा हो ना, कैपिटल टी, वो केल्विन टेम्परेचर है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एवरेज या मीन कहते हैं, average translational kinetic energy of gas molecules. We can therefore also say that average translational kinetic energy of the gas molecule shows itself. काइनेटिक एनर्जी अपने को दिखाती है किन अल्फाज में, मैक्रोस्कोपिकली इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। इसको नोट की हेडिंग दें, मतलब दो गैसेज हैं कंटेनर में, बल्कि दो सेम गैसेज, ऑक्सीजन लगा लें, O2 इसमें है, O2 इसमें है, इसमें टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये जो गैस है इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको वाई क्या लेते हैं, इसको एक्स क्या, वाई कंटेनर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एक्स कंटेनर से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपने आप को किन अल्फाज में शो करती है या किस तरीके से ज़ाहिर करती है, टेम्परेचर के लिहाज से। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। ये बात समझ आई, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के, जिस जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे आजकल सर्दी है, हमारा टेम्परेचर कम है, तो आपके एयर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, इसके मालिक्यूल्स की। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर, तो आपके कमरे में जो हवा है उसके मालिक्यूल्स की एनर्जी भी ज़्यादा ही होगी लाजमन, ठीक है जी। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ गैस लाज हैं, दो सिंपल सी डेरिवेशंस हैं, वो देखते हैं जनाब। क्या, पहले बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ पे आते हैं जनाब। बॉयल्स लॉ में जनाब हम दोनों लॉज यहाँ से डिराइव करेंगे। प्रेशर की वही इक्वेशन लेके, कौन सी, पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 के, ठीक है,
2/3n वाली इक्वेशन से कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इक्वेशन कौन सी थी? बेसिकली मैं इससे भी एक पीछे स्टेप कर देता हूँ। ये इक्वेशन वो थी जिसमें हमने कि लिखा था P = 2/3n/v, ठीक है। और साथ क्या थी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। यहाँ से PV क्या बनेगा? 2/3n × ½ mv²। अच्छा, बॉयल्स लॉ में क्या शर्त होती है? टेम्परेचर कांस्टेंट की। इफ़ या एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² ये भी कांस्टेंट होगी। वो क्यों? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पढ़ा कि नहीं पिछले? ये देखें, ये लास्ट में हमने क्या लिखा है? टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो राइट साइड है ये सारी कांस्टेंट है। 2, 3 वैसे ही कांस्टेंट, n नंबर ऑफ़ मालिक्यूल वो भी कांस्टेंट, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से कांस्टेंट। इसका मतलब फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती है ऊपर वाली? PV = कांस्टेंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वॉल्यूम आप यहाँ रखें और उधर प्रेशर ले जाएं, 1/p। कांस्टेंट को रिमूव करें, क्या बन गया? वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और यही आपका बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। जैसे ये बुक में देखें, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली है या वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है। कांस्टेंट कैसे है? 2 और 3n सारे कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से कांस्टेंट होगी। जैसे देखें, इफ़ वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ ½ mv² रिमेन्स कांस्टेंट, सो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इज कांस्टेंट। पूरी राइट साइड ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है जी। दस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द गैस विच इज़ बॉयल्स लॉ। आगे आते हैं चार्ल्स लॉ, उसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ भी। अच्छा, ये क्या था? ये भी वहीं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि P = 2/3n/v × ½ mv²। यहाँ से आप वॉल्यूम दूसरी साइड पे ले जाएं, 2/3n/p, p इधर आ जाएगा। आपको पता है चार्ल्स लॉ की कंडीशन क्या है? इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है 2/3n, पहले ही कांस्टेंट है, 2 भी नंबर है 3 भी नंबर, इनकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती। उसके बाद ये n नंबर ऑफ़ मालिक्यूल, वो ज़ाहिर बात है क्लोज्ड कंटेनर है तो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल वेरी नहीं करेंगे। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें चारों कांस्टेंट हैं। कौन कौन? ये चार। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट नहीं कही? क्योंकि अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, वो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट था, अब नहीं, ठीक है। तो इससे मुराद ये हुई कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, जो मैंने चार चीज़ें एनसर्कल की हैं वो कांस्टेंट, और आगे काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट को रिमूव करें तो क्या आ जाता है कि वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कैसे जी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के, या टेम्परेचर कह लें, जो टेम्परेचर था वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये हमने प्रीवियस रिलेशन पढ़ा। और यहाँ पे हम क्या साबित कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो भी काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली है। जब टेम्परेचर भी इसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम भी इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों आपस में भी प्रोपोर्शनल होंगे।
समझ आई बात की। जैसे वो हम पढ़ते थे कि अगर A इज़ इक्वल टू बी है और C भी इक्वल टू बी है तो A और C आपस में भी क्या होंगे, इक्वल, A इज़ इक्वल टू C। तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम भी एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही आपका कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ। देखें इन्होंने ये क्वेश्चन, इससे आप ऊपर एक इक्वेशन लिख सकते थे, P इज़ इक्वल टू 2/3 N/V इंटू हाफ mv²। लेकिन चलें यहीं से स्टार्ट कर लें, अगले पेज पे आएँ तो वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसने काइनेटिक एनर्जी कहा जी जो कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ये मैंने उस तरीके से आपको समझाया था कि टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम यहाँ हमने साबित कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दस वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। शर्त यह है कि प्रेशर कांस्टेंट हो। दिस इज़ नोन एज चार्ल्स लॉ। एमसीक्यू ने पूछने थे लेकिन लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया, और ये नीचे जो एग्ज़ाम्पल थी यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, जो फिर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके ना तो फिर आपको सेंड कर दूँगा। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।